अमरीकी झूम रहा था। अब अगर सनान चाहता तो बड़ी आसानी से कार से निकलकर इस चर्सी से छुटकारा हासिल कर सकता था, मगर एक तो बाहर अभी तक बारिश हो रही थी और दूसरे उसे इस अमरीकी पर तरस भी आ रहा था। उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाना चाहा। मैं जला देता हूँ मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हारा खादम हूँ। अमरीकी ने कांपते हाथों से माचिस में दियासलाई निकाली और जलाने की कोशिश करने लगा। सनान काफी देर तक सिगरेट उंगलियों में लिए बैठा रहा, मगर अमरीकी से माचिस ना जल सकी। सनान ने खुद ही सिगरेट जला लिया। जल गई। अमरीकी ने एक नाम नारा लगाया तो उसके हाथों में जलती हुई दियासलाई थी। सिगरेट सुलगा लो मेरे दोस्त। सनान मुस्कुराए बगैर ना रह सका। शुक्रिया, लेकिन मैं सिगरेट जला चुका हूँ। एक मरतबा फिर जला लो, बल्कि 2-3 मरतबा, 4 मरतबा। उसने बाकायदा गर्दान शुरू कर दी, यहाँ तक कि जलती हुई दियासलाई उसकी उंगलियों में पहुंचकर राख हो गई। तुम्हारी उंगली तो नहीं जली? सनान ने अमरीकी से पूछा, जो इसी तरह जली हुई दियासलाई उंगलियों में दबाए बैठा था। उंगली? कौन सी उंगली? मेरी कोई उंगली नहीं है। कम अज कम ये दियासलाई तो बाहर फेंक दो, सनान ने झुलाकर कहा। दियासलाई बाहर फेंक दूं तो तुम सिगरेट कैसे जलाओगे? जला लो मेरे दोस्त। उसने दियासलाई का जला हुआ टुकड़ा सनान के आगे कर दिया। सनान ने जान छुड़ाने की गर्ज से अपना जलता हुआ सिगरेट बुझी हुई दियासलाई से छू लिया। शुक्रिया, शुक्रिया, अमरीकी ने कई मरतबा झुक झुक कर कहा और फिर एक मरतबा और झुका तो वही ढेर हो गया और उंगने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे होश आया। उसने आंखें खोली तो अभी तक सुर्ख थी। तो सनान की तरफ देखकर मुस्कुराया। बड़ी आला क्वालिटी की थी, इसीलिए नशा ज्यादा आ गया था। और सीधा होकर बैठ गया। मुझे 5 मिनट की मोहलत दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसके लहजे में मासरत थी। यहाँ पिछले 50 मिनट, वहां 5 मिनट और सही। सनान ने एक और सिगरेट सुलगाते हुए कहा। सिगरेट की राख मत झाड़ना, अमरीकी ने मशवरा दिया। वो क्यों? इससे नशा कम हो जाता है। इस सिगरेट में आम किस्म का तंबाकू है, चर्स नहीं है। ठीक कहते हो, अमरीकी ने सर हिलाकर तायद की। वैसे चर्स के सिगरेट की राख झाड़ने से यकीनन नशा कम हो जाता है। थोड़ी देर में अमरीकी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, या कम से कम वो इस बात का दावा जरूर कर रहा था। उसने स्नान से अपने रवैये की भरपूर माजरत की और कार स्टार्ट कर दी। स्नान को खदशा था कि शायद चर्च के असरात की बिना पर वो कार ठीक तरह ना चला सके, लेकिन उसके खदशात बेबुनियाद साबित हुए। अमरीकी बड़ी अच्छी कार चला रहा था और बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। दाएं हाथ पर नेपोलियन के मकबरे को सड़क जाती है, स्नान ने आन वालिद के गुंबद की जानब इशारा करके उसे बताया। अमरीकी ने फौरन कार रोक दी और फिर जेब में से एक डायरी निकाली, जिसके एक सफ़े पर कुछ इस किस्म की फहरिस्त थी। शरीर पेरिस, आईफल टावर, नेपोलियन का मकबरा, न्यूयॉर्क के मुजस्मा आजादी का असली मॉडल, अमेरिकन एक्सप्रेस से डाक की वसूली, ग्रैसीन, क्लेसा नोट्रेडम, मालन रोज का शबीना क्लब, मोनालिसा, शांजेलिजे के किसी कहवा खाना में कॉफी पीना और फ्रांसीसियों को घूरना। नोट, अगर हो सके तो किसी फ्रांसीसी चंचल लड़की के साथ अटके लिया। दूसरे सफों पर भी इसी किस्म की फहरिस्तें, खूनी बर्लन, रोमनो का रूम और शेक्सपियर का लंदन के उन्वानों दर्ज थी। जिन नंबरों पर निशान था वो शायद उसने देख डाले थे। बस देख लिया। उसने नेपोलियन के मकबरे के आगे भी लकीर खींच दी और कार स्टार्ट कर दी। ड्रेसिन, उसने एक ठंडी आ भरी और फौरन आइटम नंबर 5 पर लकीर खींच दी। बस अब नंबर 1 और 9 रह गए हैं और पेरिस मुकम्मल हो जाएगा। मोनालिसा की तस्वीर किसी आर्ट की किताब में देख लेने से गुजारा हो जाएगा। उसी सड़क के आखिर में जब आईफल टावर के पास पहुंचे तो अमरीकी ने उसकी तारीख फरफर सुना दी। इंजीनियर आईफल का कमाल, 78 लाख लाई टांग से तामीर करदा, 984 फुट बुलंद, वगैरह वगैरह। ग्रैसीन, उसने एक ठंडी आ भरी और फौरन आइटम नंबर 5 पर भी लकीर खींच दी। आईफल टावर को देखते ही स्नान को पास्कल की यादों ने आ लिया। उस शब वहां कितनी रौनक थी, मगर आज टावर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल वीरान पड़ा था। बारिश, उड़ते हुए पत्ते और फर्श पर भीगे हुए अखबारों के पुर्जे, तस्वीरी पोस्ट कार्ड बेचने वालों के खोखे भी बंद पड़े थे। स्नान ने सर उठाकर देखा तो धुंध ने टावर का मुकम्मल तौर पर घिराव कर रखा था और पहली मंजिल से बालाई हिस्सा रुपोश था। मैं बर्की लिफ्ट के जरिए टावर की आखिरी मंजिल पर जाकर पेरिस शहर का नजारा करूंगा, अमरीकी ने कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा। लेकिन बारिश और धुंध की वजह से तुम्हें वहां से कुछ भी तो दिखाई ना देगा, स्नान ने खिड़की में से झांक कर कहा। हा हा, ये तुम्हारा ख्याल है पाकिस्तानी। अमरीकी ने कोट की अंदरूनी जेब की तरफ इशारा किया और हंस दिया। इसका एक कश और धुंध, बादल वगैरह गायब मारे गए, स्नान ने अपने आप से कहा। अब ये कम वक्त फिर कम से कम आधा घंटा आईफल टावर की चोटी पर जाकर बेसुध पड़ा रहेगा। लेकिन स्नान का खदशा गलत साबित हुआ।
अमेरिकी 5 मिनट में ही वापस आ गया और हस्बे मामूल अपनी डायरी जेब से निकालकर आईफल टावर पर लकीर खींच ली। वो धुंध और बादल वगैरह गायब हो गए थे क्या? सनान ने बेवकूफों की तरह सर हिलाकर दरियाफ्त किया। नहीं, अमरीकी हंस दिया। मैं मजाक कर रहा था। दरअसल ये चर्च मैंने आज ही एक हिप्पी से खरीदी थी और मुझे इसकी बढ़िया क्वालिटी का इल्म ना था, इसलिए यूं ऊंधा हो गया, वरना आमतौर पर तो जब भी कश्मीर लगाकर ड्यूटी पर जाता था तो मेरे कमांडिंग अफसर तक को इल्म ना होता था। तो फिर इस बारिश में 10 फ्रांक बर्की लिफ्ट के टिकट पर जाया करने की क्या जरूरत थी, जबकि टावर की आखिरी मंजिल से कुछ भी नजर नहीं आता। मैं वतन वापस जाकर दोस्तों के सामने इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि पेरिस भी गया और आईफल टावर की आखिरी मंजिल पर जाकर शहर का दीदार भी नहीं किया, समझे? सनान ने यूं ही सर हिलाया। इन अमरीकियों की मंतक इसकी समझ से बाहर थी। मैंने नेपोलियन के मकबरे के अलावा आईफल टावर तक तुम्हारा साथ दिया है, अब इजाजत है? सनान ने पूछा। बिल्कुल नहीं, अभी तो आइटम नंबर 9 बाकी है, यानी शांजेलिजे के किसी कहवा खाने में बैठकर कॉफी पीना। और उसने लुच्चों की तरह सनान को आंख मारी और कहका लगाकर कहने लगा, किसी फ्रांसीसी, चंचल फ्रांसीसी लड़की के साथ खूलाला। चनाचे उसने कार स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर में वो शांजेलिजे पर थे। आज शांस का हुस्न भी मांद पड़ा हुआ था। फुटपाथ वीरान पड़ा था, लेकिन कहवा खानों के बाहर तनी हुई कनातों के तले बेशुमार लोग बैठे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तुमने चूंकि अपने हिदायतनामा पेरिस पर अमल करना है, इसलिए तुम यहाँ जरूर बैठकर कॉफी पियो, मैं नहीं पीना चाहता। सलमान ने शांजेलिजे के कहवा खानों की महंगाई के तलख तजर्बे की बिना पर इनकार करना चाहा। यार, चरस नहीं पीते तो कॉफी जरूर पियो, अमरीकी ने इसरार किया। बहरहाल वेटर उनके ऑर्डर का इंतजार किए बगैर ही कॉफी ले आया। उसे मालूम था कि वहां बैठने वाले अक्सर सयाहों की फ्रांसीसी सिर्फ एक ही लफ्ज कॉफी पर मुश्तमिल होती है, इसलिए वो इस मशरूब के अलावा और कुछ नहीं मंगाते। अमरीकी ने 5 मिनट में कॉफी खत्म की, चंद लोगों को घूरा और अपनी फहरिस्त का आखिरी नोट पूरा करने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्या मैं तुम्हें शूट कर लूं? अमरीकी ने अपनी जेब में हाथ डाल दिया। वो किस खुशी में स्नान घबरा गया। मेरा मतलब तुम्हारी तस्वीर खींचने से है। अमरीकी ने जेब में से सिगरेट के लाइटर के हुजूम का एक नन्ना मुन्ना कैमरा निकालते हुए कहा। स्नान की तस्वीर खींचकर उसने फिर अपनी डायरी निकाली और पेरिस के सफे पर पाकिस्तानी पेरिस में तस्वीर खींची, लिखकर वापस जेब में डाला और एक मरतबा फिर चर्च पीने के बारे में भरपूर माजरत करके बेगाल के बदनाम इलाके की तरफ चला गया, जहां अमरीकी डॉलर बड़ी आसानी से अटकेलियों में तब्दील करवाए सकते थे। स्नान की पहली में थोड़ी सी कॉफी बाकी थी। बारिश अब इतनी तेज ना थी। कुर्सियों और मेजों के ऊपर तनी हुई कनात के कोने से पानी के कतरे टपकते थे। वहां बैठे हुए लोग उठकर अंदर चले गए। स्नान इस भीगे हुए मौसम में शहर की तारीखी इमारतें देखने के मूड में ना था, इसलिए वहां बैठा रहा। उसने प्याली उठाकर आखिरी घूंट भरा। कॉफी यख हो चुकी थी। उसे याद आया कि उसने आज दोपहर जेनी से मिलने का वादा किया था। बारिश थम जाए तो फिर चला जाए, उसने सोचा। ओह, आज कितनी सर्दी है। एक ठटरती हुई आवाज आई। उसके सामने वाली मेज पर एक खूबसूरत लड़की अपने साथी लड़के के सीने में दोनों हाथ जमाए बड़े प्यार से कह रही थी। सनान को इंग्लिस्तान से फ्रांस आते हुए स्टीमर पर गुजारी हुई शब याद आ गई। पास्कल ने भी तो यही कहा था। पेरिस के कहवा खाने में बैठे हुए उस उदास दोपहर सनान के सीने में अब सिर्फ मशरक की जज्बातियत की लहरें उमड़ रही थी। उसके जहन में जैनी से किया हुआ वादा मुबहम होता गया और पास्कल के कटे हुए बाल और नीली आंखें उभरने लगी। उसके सामने कहवा खानों और दुकानों के शोकेसों में से फूटती हुई रोशनी की किरणें गीले फुटपाथ पर मुनकिस हो रही थी। फुटपाथ के सीमेंट पर चिपके हुए शाहबलूत के खजार रसीदा पत्ते किसी जदीद मुसव्वर के शाहकार की सूरत में उभर रहे थे। बारिश की वजह से दरख्त और भी निखर गए थे। सनान अपनी बरसाती की जेबों में हाथ डाले फुटपाथ की गीली सतह पर नजरें जमाए पास्कल के बारे में सोच रहा था। काश मैं उस शब पास्कल से उसके घर का पता ही दरियाफ्त कर लेता। कम से कम उसे तलाश करके उस शब देर से आने की माजरत तो कर सकता। जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। इस वक्त वो भी शायद मेरी ही तरह इसी शहर में कहीं अपने कमरे की खिड़की में बैठी बाहर बरसती बारिश को तक रही होगी। हो सकता है वो भी मेरे बारे में। सनान की निगाहें गीले फुटपाथ से हटकर सामने खला में एक नुक्ते पर मरकूज हो गईं। मुख्तलिफ चेहरे इस नुक्ते की जद में आते और एक मुतहर्रक साए की मानंद आगे बढ़ जाते। बूढ़े फ्रांसीसी मीरी टोपियां पहने हुए फैशनेबल नौजवान लड़कियां जिनके रंग बिरंगे छाते उनके साथी लड़कों ने थाम रखे थे और खुद बारिश में भीगते चले जा रहे थे। लंबे बालों वाले हिप्पी जो मौसम की सख्तियों से बेखबर अपनी धुन में मगन झूमते जा रहे थे।
गैर मुल्की स्याह जो बारिश से पनाह लेने की खातर हर कहवा खाने में झांकते और फिर कोई जगह ना पाकर आगे बढ़ जाते। बूढ़ी औरतें हाथ में खुराक के बंडल थामे चेहरे गुजरते गए और सनान बेध्यानी में उसी एक नुक्ते पर नजरें जमाए घूरता रहा। एक स्याह, एक बूढ़ी औरत, चंद बच्चे, एक और स्याह, एक लड़की, एक और फिर एक चेहरा इस नुक्ते की जद में आया, खूबसूरत और भोला सा चेहरा, कटे हुए काले बाल, और फिर सनान की नजरों में ईरान के सारे आसमान की नीलाहट मुंजमद हो गई। पास्कल, उसके धड़कते हुए दिल ने दुहाई दी। वो हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठ बैठा, जैसे किसी ख्वाब से बेदार हुआ हो, और फिर कहवा खाने में बैठे लोगों से टकराता, कुर्सी और मेजों को फलांगता अंधाधुंध गीले फुटपाथ पर भागने लगा। पास्कल, उसने जोर से पुकारा। फुटपाथ पर चलने वाले तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, मगर वो उनकी परवाह किए बगैर तेजी से भागने लगा। हाँ, वो पास्कल ही थी। उसकी खाला उसके साथ थी, जिन्होंने बारिश से बचाव के लिए पास्कल पर एक सुर्ख छाता तान रखा था। वो अपनी खाला का बाजू थामे नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाती हुई चली जा रही थी। उसने आज भी सुर्ख कोट पहन रखा था। पास्कल, सनान ने तकरीबन चीखते हुए पुकारा। पास्कल, सनान ने तकरीबन चीखते हुए पुकारा। पास्कल के लड़खड़ाते हुए कदम फुटपाथ पर जामद हो गए, लेकिन उसने मुड़कर देखा नहीं, बल्कि वहीं साकन खड़ी हो गई जैसे पत्थर का बुत हो। सनान उसके करीब पहुंचा तो उसकी सांस फूली हुई थी। पास्कल ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी इस हरकत से नफरत की बजाय बेबसी और लाचारगी का इजहार होता था। मुझे अफसोस है कि मैं उस रोज वक्त पर ना पहुंच सका। और खाला, इनसे मिलो, ये सनान है। उसने उसकी माजरत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अपनी खाला से तारफ करवाया। खाला ने उसे सर से पांव तक घूर कर देखा। हाँ, उन्होंने फुंकारते हुए कहा, यही है ना जो लंदन से तुम्हारे साथ आया था और फिर गायब। हाँ हाँ खाला। पास्कल ने बड़ी बेसब्री से खाला की बात काटते हुए सर हिलाया और फिर खामोशी से शांस पर रवान ट्रैफिक पर नजरें जमा दी। सनान और कुछ ना कह सका, सिर्फ उसके भोले भाले खूबसूरत चेहरे की तरफ देखता रहा, जो एक पसमुर्दा मगर खूबसूरत फूल की मानंद था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद खाला साहिबा फिर गोया हुई। तुम दोनों अगर यहाँ खड़े होकर भीगना चाहते हो तो बड़े शौक से। मुझे तो बाल बनवाने के लिए हेयर ड्रेसर के यहाँ जाना है। और फिर पास्कल से मुखातिब होकर कहने लगी, पास्कल शरी, 11 बजे से पहले घर लौट आना। मैं तुम्हारे बिस्तर में गर्म पानी की बोतल रख दूंगी। ये कहकर एक मरतबा फिर खाला ने कड़ी नजरों से स्नान का मुआयना किया, जैसे कह रही हूँ कि खबरदार, जो अब मेरी प्यारी भांजी का दिल दुखाने की कोशिश की। और सुरख छाता स्नान के हाथ में थमाकर खुद भीगती हुई फतह की मेहराब की जानब मार्च करती चल दी। बारिश अब फिर तेज हो गई थी। स्नान ने जल्दी से अपनी सफेद बरसाती उतार कर पास्कल को उड़ा दी, जो अब तक पथराई हुई नजरों से शांस पर रवान ट्रैफिक को देख रही थी। स्नान ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। पास्कल खामोश खड़ी रही, फिर उसने नजरें उठाकर स्नान की जानिब देखा। बारिश की बूंदें उसके बालों में से रिस रिस कर उसकी पलकों से आती और फिर उनमें से टपक कर उसके गोल चेहरे पर फैल जाती, लेकिन उसकी नीली आंखों में नमी बारिश की वजह से ना थी। स्नान उसे सहारा देकर कहवा खाने में ले आया और एक मरतबा फिर उस शब देर से आने की भरपूर माजरत की। पास्कल ने बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर रख दी और फिर मेज पर कुनिया टेक कर फुटपाथ की तरफ देखने लगी। मैंने कहा था ना, लोग मेरे चेहरे से वक्ती तौर पर मरूब होकर मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर बैठते हैं और बाद में उन्हें अपनी हिमाकत का एहसास होता है तो वो अपना इरादा बदल देते हैं। उसकी नजरें गीले फुटपाथ पर मरकूज थी और वो रुक रुक कर बातें कर रही थी। तुम पहले शख्स नहीं हो जिसने ये रवैया इख्तियार किया है। दरियाए सीन के किनारे अकेले चलने की मुझे आदत हो गई है। उस शब भी मैं वहां अकेली ही घूमती रही। मैंने अपना इरादा तब्दील नहीं किया था। स्नान ने पास्कल के खुनक हाथ पर अपने हाथ रख दिए। तो फिर तुम कल शाम सीन के किनारे पर क्यों नहीं चले आए? तुम्हें मालूम तो था कि मैं हर शब वहां जाती हूँ। अब उसकी नजरें फुटपाथ से हटकर मेज पर पड़े चमकदार मेन्यू कार्ड पर जमी थी। स्नान को खदशा था कि अभी अभी कार्ड पर उसके गर्म आंसू टिप टिप गिरने लगेंगे। कल शाम स्नान सोच में पड़ गया। बहरहाल आज मैंने इरादा कर रखा था कि मैं तुम्हें तलाश करने के लिए दरिया सीन के किनारे पर जरूर जाऊंगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने कोई अनहोनी बात तो नहीं की। अनहोनी बात तो तब होती अगर मेरा बाकी जिस्म भी मेरे चेहरे की तरह दिलकश और मुतनासिब होता और फिर तुम मुझसे मिलने ना आते। पास्कल, सनान ने बेहद नरमी से कहा, तुम्हारे अंदर खुद अजियती की आदत ने घर कर लिया है।
तुम्हें हर वक्त अपनी जिस्मानी खामी का एहसास रहता है। मुझे ये भी मालूम है कि इसमें उन बेशुमार लोगों का भी कसूर है जो अनजाने में तुम्हारी दिल आज़ारी का मुर्तकब होते हैं। और मुझे ये भी यकीन है कि इससे कबल भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आए होंगे जब तुमने सच्चे जज्बात को इसी खुद अजियती के एहसास के तहत जाहिर हमदर्दी समझकर उनसे मुंह मोड़ लिया होगा। पास्कल बदस्तूर मेन्यू कार्ड पर नजरें जमाए बैठी रही और तुम अब भी एक ऐसे ही लम्हे से गुजर रही हो। उसने एक लम्हा के लिए सनान की जानिब देखा और फिर नजरें मेन्यू कार्ड पर जमा दी। मेरा ये भी ख्याल है कि मेरा चेहरा इस मेन्यू कार्ड से तो खुश शक्ल है जिसे तुम पिछले 10 मिनट से मोहब्बत भरी नजरों से देखे जा रही हो। पास्कल के होंठ लरसने लगे और फिर उन पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने नजरें मेन्यू कार्ड से उठाई तो भीगी भीगी आंखों की नीलाहट और गहरी हो गई थी। तुम उस रोज मुझे मिलने ना आए तो मुझे बेहद मायूसी हुई। मैंने स्टेशन से घर पहुंचकर जब खाला से तुम्हारा जिक्र किया तो वो कहने लगी उसे मिलने ना जाओ। पास्कल हमदर्दी और रहम के जज्बात को किसी और पहलू से देखने की कोशिश तुम्हें पहले से भी ज्यादा दिल बर्दाश्त कर देगी। मेरे इसरार पर वो मुझे खुद आईफिल टावर तक छोड़ने आई। मैं वहां एक कोने में खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम्हें मालूम है मैं किसी सहारे के बगैर ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। मायूस होकर मैं टावर के सामने वाले पुल के साथ उतरती हुई सीढ़ियों पर से दरियाए सीन के किनारे चली गई और वहां एक बेंच पर इस उम्मीद पर बैठी रही कि शायद तुम मुझे तलाश करते करते वहां तक आ जाओ। उस रोज मुझे अपने अपाहजपन का शिद्दत से एहसास हुआ। इन सतही और आमियाना एहसासात को भूल जाओ पास्कल। तुम्हें अब तो मालूम हो गया है ना कि उस रोज मैं सिर्फ तुम्हें मिलने की खातिर एफिल टावर तक आया था। रिहाइश की तलाश में मुझे ताखीर हो गई थी। ये अलहदा बात है मगर मैं सिर्फ पास्कल को एक ऐसी लड़की को मिलने आया था जो मुझे बेहद अच्छी लगी थी और अच्छी लगी थी। हाँ अब भी अच्छी लगे अगर वो आंसू बहाने की बजाय मुस्कुरा दे और अपने आप को अजियत पसंदी के जाल से छुड़ाकर इस खूबसूरत शहर में क्याम के दौरान में मेरा साथ दे। अच्छी लगी थी माजी के सीगे की तरफ इशारा है। हाँ अब भी अच्छी लगे अगर वो आंसू बहाने की बजाय मुस्कुरा दे और अपने आप को अजियत पसंदी के जाल से छुड़ाकर इस खूबसूरत शहर में क्याम के दौरान मेरा साथ दे। वादा? पास्कल ने बच्चों की तरह सर हिलाकर पूछा और उस पर मुस्कुराहट फैल गई और उसकी आंखों की नीलाहट धुलने से और भी निखर आई थी। बिल्कुल वादा। सनान ने भी उसी तरह सर हिलाया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पास्कल अपने सुर्ख कोट के कॉलर से खेल रही थी। क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? सनान ने शुलरी का भरपूर मुजाहरा करते हुए झुक कर कहा, मुहतरमा पहले आप। पेरिस की उस भीगी हुई शब को पास्कल जिंदगी में पहली मर्तबा सीन के खूबसूरत किनारों पर अकेली ना थी। सनान ने उसे सहारा दे रखा था और वो अपनी पूरी हिम्मत से काम लेते हुए लंगड़ाए बगैर चलने की कोशिश कर रही थी। उसका सर सनान के कंधे के साथ लगा था और वो बेहद खुश नजर आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दम लेने के लिए रुकती, सर उठाकर सनान की जानिब देखते हुए मुस्कुरा देती और फिर चलना शुरू कर देती। सनान ने उसके सुर्ख कोट का कॉलर उठाकर अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। पास्कल ने एक चुटकी सी दी। तुम्हारा हाथ बेहद सर्द है। सनान ने पास्कल के जिस्म की हल्की थरथराहट महसूस की और फौरन हाथ बाहर निकाल लिया। नहीं नहीं, पास्कल ने उसका हाथ पकड़कर फिर अपनी गर्दन के पीछे रख दिया। रहने दो, मुझे अच्छा लगता है। और फिर मुस्कुराने लगी। क्यों, क्या बात है? बस यूं ही क्या? मुस्कुराने पर पाबंदी है क्या? अब हर काम अकेले करने पर पाबंदी है। सीन के किनारों पर घूमने से लेकर मुस्कुराने तक मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी खाला ने गलत कहा था। इस वक्त जिन जज्बात की आंच मुझ तक पहुंच रही है उनमें सिर्फ हमदर्दी और रहम ही नहीं। सनान ने होले से कहा और मुस्कुरा दिया। उनके दाएं और बाएं शहर के दोनों हिस्सों को दरिया सीन के ऊपर तामीर करदा मुतद्दद मरसा और मरक्का पुल एक दूसरे से मिला रहे थे। यह खूबसूरत पुल फ्रांसीसी तर्ज तामीर के खूबसूरत शाहकार हैं। उनके आहनी मेहराब, उन पर नक्श बेल बूटे और दर्जनों मुजस्मे बेहद दीदा सेब हैं। पुलों पर रोशनी के लिए कदीम तर्ज के खंबे नस्ब हैं जिनसे फूटती हुई हल्की रोशनी आप सीन के गदले पानी पर मुनकिस हो रही थी। फ्रांसीसी मौसीकारों ने जहां अपने नगमों में पेरिस के माह अप्रैल के निखार और फिर मौसम खजां की उदास शामों की तारीफों के पुल बांधे हैं, वहां उन्होंने दरिया सीन के उन पुलों की मुदाह में भी पेरिस के पुलों तले जैसी शोरा आफाक धुनें तख्लीक की हैं। ऐसी लाजवाल धुनें
जिन्हें सुनकर खूबसूरती का एक हमागीर एहसास रूह में जज्ब हो जाता है। वो दोनों जब कभी किसी पुल के नीचे से गुजरते तो ऊपर सड़क पर चलने वाले लोग पास्कल को लंगड़ाते देखकर लम्हा भर के लिए ठिठक जाते, और जब उन्हें एहसास होता कि वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुई बल्कि वैसे ही अपाहिज है, तो उनके चेहरे उन तमाम जज्बात का आईना बन जाते जिनके खदशे का इजहार पास्कल कर चुकी थी। बूढ़ियां कसर करती और जवान लड़कियां, लेकिन पास्कल उन रहम भरी नजरों से बेनियाज स्नान के कंधे पर सर रखे आज सिर्फ सीन के गदले पानी की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो कि ए असली सीन, मुझे जी भर कर देख लो, मैं आज तुम्हारे किनारों पर अकेली नहीं हूँ। सनान का खुनक हाथ अब पास्कल की गर्दन की तमाजत से उसके जिस्म का एक हिस्सा बन चुका था। वो आज इस खूबसूरत लड़की को सहारा देते हुए अजीब सी लज्जत महसूस कर रहा था, जैसे हमदर्दी और प्यार के इस हसीन इम्तजाज के बगैर अब तक उसकी जिंदगी गैर मुकम्मल रही हो। जैसे वो इतने तवील फासले आज की शब्द दरिया सीन के किनारे पर अपाहिज लड़की को सहारा देने के लिए ही तय करके आया हो। उनके बाएं हाथ पर हर चंद मिनट के वक्फे पर स्याहों से भरी हुई कोई कश्ती सीन के पानियों को चीरती हुई गुजर जाती। उनकी छतें एम्स्टर्डम की नहरों में चलने वाली कश्तियों की मानंद शीशे की थीं, और बाहर से कश्ती का एक अंदरूनी हिस्सा और उसमें सवार मुसाफिर बखूबी नजर आते थे। एक और कश्ती गुजरी जिसे पानी में रवां एक चलता फिरता रेस्तुरान कहा जाए तो बचाव होगा। कश्ती के चारों तरफ रंग बिरंगे कमकमे लटक रहे थे। लोग शीशे की छत तले बारिश से महफूज दरिया सीन के किनारे पर वाक़या तारीखी मुकामात देखने की बजाय नाओनोश में मसरूफ थे। वेटर खुराक की तश्तरियां हाथों पर उठाए इधर उधर भाग रहे थे। चंद नौजवान जोड़े हल्की बारिश की परवाह किए बगैर अरशे पर महवे रक्स थे। मेरा जी चाहता है कि कभी मैं भी ऐसे कश्ती नुमा रेस्तुरान में सवार होकर सीन की सैर करूं। और वो रुककर बोली, लेकिन मैं तो रक्स भी नहीं कर सकती। इससे क्या फर्क पड़ता है? सनान ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, रक्स तो अलामत है मुसर्रत और शादमानी की, और ये जज्बात बेहंगम उछल कूद के बगैर भी तो महसूस किए जा सकते हैं। तुम्हारे पास मेरे हर एतराज का जवाब मौजूद है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस किस्म के एतराज ही ना किया करो। रक्स तो मैं फिर भी ना कर पाऊंगी, मैं खुद रक्स नहीं कर सकता, वरना तुम्हारे इस ख्याल को भी बातिल साबित कर देता। मैं सिखा दूंगी। मंजूर है। तो फिर पास्कल उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई और एक कदम पीछे हटकर अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। अभी यहाँ पर दरिया सीन के किनारे स्नान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। बिल्कुल मुश्किल नहीं, पास्कल ने अपनी बाहें उसके कंधों पर रख दी। मेरी हालत हमेशा से तो ऐसी ना थी। 5 साल पेशतर मैं भी रक्स कर सकती थी। स्नान ने ऊपर सड़क की जानब देखा तो वहां चंद राहगीर उन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। फिर कभी सही उसने आहिस्ता से पास्कल के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर नीचे कर दिए। और फिर यहाँ पर मौसीकी भी तो नहीं है। मुसर्रत और शादमानी के इन जज्बात के इजहार के लिए भी मौसीकी लाजमी नहीं है। मुझे वॉल्स की एक बड़ी प्यारी धुन याद है, मैं उसे गुनगुना सकती हूँ। धुन गुनगुनाने की बजाय तुम बेशक यहाँ गाना शुरू कर दो, सनाम ने हंसते हुए कहा, मगर रक्स का सबक कल से ही नहीं, आज इसी शाम। उसने बच्चों की तरह हथेलियां भेज कर मचल कर कहा, जरा सड़क की जानब निगाह करो, वहां तमाशाई जमा हो रहे हैं। कल बुज़्दिल, पास्कल ने होंठ भेज कर कहा और अपने हाथ नीचे कर लिए। सनान ने आगे बढ़कर उसे फिर सहारा देने की कोशिश की तो पास्कल कहने लगी, नहीं, मैं थोड़ी दूर तक खुद चलने की कोशिश करूंगी। और उसके आगे आगे चलने लगी। पास्कल, हाँ, उसने पीछे देखे बगैर कहा, तुम्हारा कोई दोस्त लड़का नहीं है? मेरा मतलब है, कल तक तो नहीं था। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन लेकिन क्या? पास्कल रुक गई। क्या मैं अपने अपाहिजपन का शिकवा ना कर दूं? मेरा मतलब है, नोटिंगम और पेरिस में दर्जनों ऐसे लड़के होंगे जो तुम्हारी रिफाकत के ख्वाहिशमंद होंगे। वो शायद तुम्हारी सर्द मोहरी की बिना पर अपना मुद्दा बयान नहीं कर पाते। हाँ, दर्जनों की बजाय सैकड़ों लड़के हैं, मगर तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि वो सब मेरी रिफाकत के ख्वाहिशमंद है। पास्कल निहायत संजीदगी से कह रही थी, तुम शायद मगरबी रस्म रिवाज से अच्छी तरह आशना नहीं हो। यहाँ जब कोई लड़का किसी लड़की से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है तो वो चाहता है कि लड़की उसके साथ रक्स के लिए जाए, सिनेमा की पिछली नशिस्तों पर बैठकर वक्त को एंजॉय करे, और फिर अगर हो सके तो चंद रोज बाद उसे आखिरी मेहरबानी से भी नवाज दे। इन चीजों में से चंद एक के लिए मैं जिस्मानी तौर पर माजूर हूँ और कुछ मेरे इखलाकी असूलों की जद में आ जाती हैं,
मगर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस कोई खास बात तो नहीं, फिर भी यूं ही मुझे ख्याल आ गया कि मैं तो स्याह हूँ। कल को जब आने वाली कल के बारे में मैंने आज तक सोचा ही नहीं। पास्कल के लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो इस मौजू पर गुफ्तगू करना पसंद नहीं करती। दरिया के किनारे चलते हुए वो दोनों मशहूर कलीसिया नोट्रे डेम के दामन में पहुंच गए, जिसे आज रात खुसूसी तौर पर तेज कमकमों से रोशन किया गया था। 800 बरस कदीम इस कलीसिया में इनकलाब फ्रांस के दौरान में मजहबी बुजुर्गों के मुजस्मे हटाकर वहां वोल्टियर और रूसो जैसे इनकलाबियों के मुजस्मे नस्ब करके उसे मसलक फहम करार दे दिया गया। नेपोलियन की रस्म ताजपोशी भी इसी कलीसिया में हुई थी। सनान ने पास्कल की जानिब देखा तो वो कलीसिया के बुलंदो बाला मीनारों, खूबसूरत किंगरों, खौफनाक मुजस्मों और बड़े घड़ियाल में खोई हुई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी। तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों के लिए एक पैनी का सिक्का। सनान ने लंदन के कॉकनी मजदूरों का एक मुहावरा इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है क्या सोच रहे हो, हमें भी तो मालूम हो। मेरे ख्यालात इस वक्त इतने खूबसूरत नहीं हैं कि उनके लिए एक पैनी का सिक्का जाया किया जाए। कम अज कम इंग्लिस्तान में तो इससे कम मालियत का सिक्का नहीं होता, वरना इसका नाम ले देता। सनान ने हंसकर कहा और फिर संजीदा होकर पूछने लगा, क्या सोच रही हो पास्कल? तुमने विक्टर ह्यूगो का नाम तो सुना होगा। मौसूफ को शायद लिखने लिखाने का शौक था। सनान ने खुशदिली से कहा, फ्रांस का सबसे बड़ा अदीब ह्यूगो। उसने एक नावल लिखा था, हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम। मैंने भी पढ़ने की कोशिश की थी, मगर उसमें कदीम पेरिस के गली कूचों की इतनी तफसील थी कि बीच में ही छोड़ दिया। मेरे पास ये नावल है, मैं कल लाऊंगी, फिर पढ़ लेना। पेशगी शुक्रिया। लेकिन क्या अब मैं तुम्हारे ख्यालात के लिए एक और पैनी का नजराना पेश करूं? हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम का मरकजी किरदार एक बदसूरत किबड़ा था, जो इसी कलेसा में वो सामने वाला घड़ियाल बजाने पर ममूर था। हाँ, और फिर उसे एक बकरी वाली खानाबदोश लड़की से मोहब्बत होगी। सनान ने गिरा दी। मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि उसे एक बेहद खूबसूरत खानाबदोश लड़की से मोहब्बत तो हो गई, लेकिन इस अपाहिज को कभी अपनी क्रियन नजरी का ख्याल ना आया। पास्कल की नजरें कलेसा के संगलाख दरो दीवार पर लगी थी। वो उन्हीं बुलंद मीनारों पर चढ़कर किसी कोने खुदरे में उगे हुए जंगली फूल अपनी महबूबा के लिए तोड़ लाया करता था। वो सिर्फ एक नावल का किरदार था, फर्जी किरदार। सनान ने मौजू बदलने की कोशिश की। आखिर बदसूरत लोगों को भी तो मोहब्बत ऐसे जज्बात की बात होती है सनान। उनका दिल तो ये बात नहीं मानता ना कि वो बदसूरत होने की बिना पर मोहब्बत से महरूम कर दिए जाएं। उस वक्त तो मेरे सामने नहायत खूबसूरत लोग हैं और मैं नोट्रे डेम के बदसूरत किबड़े के बारे में बातें करने के मूड में नहीं हूँ। सनान ने भास्कर का हाथ पकड़कर कहा, आओ आगे चलते हैं, आओ आगे चलते हैं। नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं चल सकती, उसने सनान का हाथ परे करते हुए कहा। मैं आज चलते चलते बहुत दूर तक आ गई हूँ और ज्यादा चलने से मेरे टखने में शिद्दत का दर्द उठने लगा है, जो कई हफ्तों तक रहता है। तुम अगर पसंद करो तो मैं तुम्हें टैक्सी पर घर छोड़ आऊं। नहीं, पास्कल ने जल्दी से कहा, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हें कल भी मिलूंगा। बेहतर यही है कि तुम अब आराम करो। नहीं नहीं, पास्कल ने एकदम सख्ती से कहा, मेरा मतलब है अगर तुम खुद जाना चाहते हो तो दूसरी बात है, मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है, मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है। सनान ने हाथ फैलाकर कहा, बिल्कुल फुर्सत, तो फिर कहीं बैठ जाए। पास्कल ने बेहद लजाजत से कहा। सड़क की ऊंची दीवार के साथ दरिया के किनारे बेशुमार बेंच पड़े थे, जिन पर या तो आवारागर्द बूढ़े ऊँग रहे थे या फिर नौजवान जोड़े नीम दराज से। बारिश चूंकि थम चुकी थी, इसलिए पास्कल ने बरसाती उतार दी और एक बेंच पर बिछाकर दोनों बैठ गए। मुसीबत यह है कि मेरा लंगड़ापन इस किस्म का है कि अगर बैसाखियों का सहारा लूं तो भी चलने में दिक्कत होती है। वो रात गए तक उस बेंच पर बैठे सीन के गदले पानियों में रवा रोशन कश्तियों और दूसरे किनारे पर फैले हुए पेरिस को तकते रहे और बातें करते रहे, ऐसी बातें जो बादियों नजर में बेहद मामूली और गैर अहम मालूम होती हैं, मगर इन्हीं बातों में अगर प्यार और चाहत के जज्बात की लू हो तो वो एक गहरी मुसर्रत और हकीकी खुशी का मामा बन जाती है। टन टन टन। कलेसा नोट्रे डेम की घड़ियाल की गंभीर आवाज उस पुरसुकून और खूबसूरत माहौल पर टूट कर गिरी। 12 बज रहे थे। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पास्कल ने उसके कंधे से सर उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें टैक्सी पर घर छोड़ आता हूँ। सनान ने पेशकश की। मेरी खाला का फ्लैट यहाँ से काफी दूर है, मैं अकेली चली जाती हूँ। मैंने कहा था ना, आज से हर काम अकेले करने पर पाबंदी है।
मुझे ये पाबंदी मंजूर है, पास्कल ने हंसकर कहा। चौक के कोने में चंद टैक्सियां खड़ी थी। स्नान ने एक टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलकर पहले पास्कल को बैठने में मदद दी और फिर खुद सवार हो गया। कहाँ चलिएगा?